नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण और आज हम कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बारे में बात करेंगे। इसको लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है, इस पर हम बात करेंगे। अब देखिए, जब कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल की बात हो रही है, जो कि काफी पुरानी बात है, इसके बारे में आपने सुना होगा, इसके साथ फेसबुक का संबंध भी सुना होगा। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाएंगे कि पूरा ये मामला क्या था, पूरा ये स्कैंडल क्या था। फिर हम देखेंगे भारत डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहा है, और फिर अंत में देखेंगे कि फेसबुक इस तरह के स्कैंडल में ना फंसे, इसके लिए फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, इसने अभी लेटेस्ट क्या स्टेप्स लिए हैं। लेकिन सबसे पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका मामला में लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है मेटा, उसने यह डिक्लेयर किया है कि वह $725 मिलियन फेसबुक यूजर्स को पे करेगा जिनका डेटा ब्रीच कर दिया गया था, जिनका डेटा लीक कर दिया गया था कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में। अब आपके मन में यह समझ में आ रहा होगा, मतलब मन में यह सवाल उठ रहा होगा स्पेशली, कि यह कैम्ब्रिज एनालिटिका मामला एक्चुअली है क्या। तो देखिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में फेसबुक पर यह आरोप लगा कि फेसबुक ने, जो फेसबुक यूजर्स है जैसे हम आप, इन सब का डेटा इस कंपनी को दे दिया जिसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक ब्रिटिश फर्म है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और 2018 के बाद ये काम नहीं कर रहा। तो आप समझ रहे होंगे कि भैया ये चलो फेसबुक ने इस डेटा को दे दिया। अब ये जो डेटा है लगभग 87 मिलियन यूजर्स का कुछ डेटा जो फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को दिया था, इसमें से कुछ डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका ने खरीद लिया था। तो इस डेटा का प्रयोग कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कहां किया? तो देखिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस डेटा का जो प्रयोग है वह यूएस इलेक्शन जो 2016 में हुआ उसमें वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया। अब आपके मन में यह भी सवाल है कि भाई वोटर कैसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो देखिए, क्या होता है कि जब आपके बारे में या फिर आपका डेटा किसी कंपनी को जाता है, मान लीजिए कोई एक इलाका है मान लो रामपुर। अब उस रामपुर का इलाका का डेटा जो है वो किसी कंपनी के पास चला गया। फेसबुक ने वहां के सभी लोगों का डेटा जो फेसबुक यूजर है वो एक कंपनी को दे दिया और कंपनी ने मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेच दिया। अब क्या है कि रामपुर के लोगों की क्या डिमांड है वो उस डेटा से समझ में आएगी। मान लीजिए रामपुर के लोग यह मांग लगातार फेसबुक पर कर रहे हैं कि मेरे मेरे घर में बिजली होनी चाहिए, मेरे घर में पानी होनी चाहिए, मेरे यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। इस तरह की मांग रामपुर इलाके के लोग लगातार करते चले जा रहे हैं। रामपुर इलाके के लोगों का कोई हो सकता है धार्मिक आस्था भी हो, किसी धर्म के प्रति, हो सकता है वो हिंदू धर्म को काफी मानते हो। अब ये जो सारा डेटा है इसको चुराकर मान लेते हैं कि डेटा जो है फेसबुक ने कंपनी को दे दिया और कंपनी ने वो डेटा पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। अब मान लीजिए कि उस क्षेत्र का कोई नेता है जिसको उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है, तो वो उस क्षेत्र में खड़ा होने वाला है इलेक्शन में। अब वो जब नेता आएगा उस क्षेत्र में तो वो वही तरह की बात करेगा उस क्षेत्र में अपने इलेक्शन कैंपेन में जो वहां के लोगों की डिमांड है, क्योंकि उसके पास तो डेटा है और उसको पता है कि वहां के लोगों की डिमांड क्या है। तो जब इलेक्शन का भाषण देने आएगा तो इलेक्शन कैंपेन में क्या बोलेगा? मुझे इस क्षेत्र में पानी लेकर आना है, मुझे इस क्षेत्र में बिजली लेकर आना है, बिजली बिल माफ करना है, इस तरीके की बातें करेगा। जो आपका रिलीजियस बिलीफ था उस पर भी कहेगा कि मैं भी उनको बहुत मानता हूं, इस तरह की बातें। तो उसने वही बातें कही जो उस रामपुर इलाके के लोगों को अच्छी लगी और रामपुर इलाकों के लोग क्या हुए, उससे काफी इन्फ्लुएंस हुए उस व्यक्ति से और सभी लोगों ने उनको वोट दे दिया और वो जीत गए। अब बताइए कि क्या वो खुद से जीते हैं? तो आप कहिएगा नहीं, फेसबुक ने जो डेटा दिया उस कंपनी को और कंपनी ने जो उस पॉलिटिकल पार्टी को डेटा बेच दिया, उससे ये पता चल गया कि भाई उस इलाके में लोग क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं वाला भाषण जो है उस नेताजी ने दे दिया और वो जीत गए। तो देखिए, वोटर किस प्रकार से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास डेटा हो तो डेटा के माध्यम से आप वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वही हुआ कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने जो फेसबुक से डेटा लिया, उस डेटा को माना गया है, इस आरोप है कि भैया उस डेटा का प्रयोग उसने यूएस इलेक्शन में 2016 में वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर दिया जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे। इसमें यह भी होता है कि मान लो
कि जो चीज उस इलाके के लोगों को पसंद नहीं है उसके साथ दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का फोटो दे दो, और जो पसंद है उसके साथ अपना फोटो दे दो। जैसे उन लोगों को पसंद है बिजली, स्वास्थ्य, ये वो, तो उससे रिलेटेड चीजें में अपना फोटो लगा दो, और जो उनको पसंद नहीं है उसमें उनका फोटो लगा दो, सामने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी है, और कैंपेन चला दो फेसबुक में, जिससे धीरे धीरे उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति जो रामपुर इलाके के लोग हैं उनकी मानसिकता खराब हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ वोटर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ये तो चलिए मान लेते हैं कि चलिए ये तो एक थोड़ा सा आपने एनालिटिका स्कैंडल के बारे में पढ़ा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा ब्रीच के मामले में, डेटा लीक के मामले में अगर आप देखिएगा तो ये सबसे बड़ा रिकवरी आप इसको कह सकते हैं। $725 मिलियन इसमें फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा पे कर रही है। अब थोड़ा सा इस विवाद को समझते हैं। देखिए बहुत बार आपने क्या देखा होगा कि फेसबुक जो है, फेसबुक जब आप खोलेंगे तो वहां पर आपको बहुत बार गेम खेलने का मौका मिलेगा, क्विज देने का मौका मिलेगा कि अपनी पर्सनालिटी को पहचानिए इस क्विज के माध्यम से। और आप बड़ा तेजी से सोचे अरे यार मैं अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा जांच लूं और लोगों को शेयर करूं कि देखो भाई मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। ठीक है, तो अपनी बड़ाई करने के लिए आप उस पर्सनालिटी वाले क्विज में जाकर क्लिक करते हैं, और जैसे ही आप क्विज में क्लिक करते हैं जो फेसबुक में आपको दिख रहा है, तो वो आपसे पूछता है कि भाई आपका डेटा भी मुझे चाहिए, और साथ ही साथ मतलब आप जो है, मतलब कोई जो व्यक्ति है जो फेसबुक में लॉगिन किया हुआ है उसका भी डेटा उसको चाहिए लॉगिन करते समय उस क्विज में, और साथ ही साथ आपके फ्रेंड लिस्ट को भी वो एक्सेस कर लेगा। तो आपके बारे में तो एक्सेस कर ही लिया, आपके फ्रेंड लिस्ट को भी एक्सेस कर लिया। जैसे ही आपने उस पर क्लिक कर दिया कि चलो भाई आई एग्री, वैसे ही उसने दोनों का डेटा एक्सेस कर लिया, और जाइए आप आराम से क्विज दीजिए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस लिखा है उसको पढ़ पाए। और उससे क्या होता है कि उसने आपका डेटा तो ले लिया, साथ ही आपके फ्रेंड लिस्ट को भी एक्सेस कर लिया। तो इसी प्रकार का कुछ मामला इस कैम्ब्रिज एनालिटिका केस में हुआ। क्या है, सबसे पहले देखते हैं। देखिए ये फेसबुक यूजर है, ठीक है। फेसबुक यूजर को क्या किया गया, ये जो व्यक्ति है, जो डेटा साइंटिस्ट है जिनका नाम है अलेक्जेंडर कोगान, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के डेटा साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है दिस इज योर डिजिटल लाइफ। इस एप्लीकेशन के माध्यम से एक क्विज देना पड़ता था, और उस क्विज में आपको यह पता चलता था कि आपकी पर्सनालिटी किस प्रकार की है। ठीक है, तो फेसबुक ने इस क्विज को अपने प्लेटफॉर्म पर अलाउ किया। जब क्विज आप देने जाते थे तो ये आपसे आपका डेटा का एक्सेस, जो आपका डेटा है उसका एक्सेस, और आपके फ्रेंड लिस्ट का एक्सेस भी मांगता था, जिसको लोग स्वीकार कर लेते थे। तो इस कारण से क्या हुआ कि इनके पास लगभग 87 मिलियन यूजर का डेटा आ गया। अब उस डेटा को इसने क्या किया कि इसने कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच दिया, जो ब्रिटिश फर्म है जो ये मामले में आ रही है सबसे प्रमुख तौर पर। और इसने क्या किया, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस डेटा का प्रयोग 2016 के यूएस इलेक्शन में कर दिया, वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। माना जाता है कि ब्रेग्जिट में भी इसने किया है, लेकिन पूरे तरीके से आरोप तय नहीं है तो इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन यूएस इलेक्शन 2016 में इसने जो है वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए इनसे डेटा खरीद कर क्या किया, वोटर को इन्फ्लुएंस कर दिया। अब क्या हुआ कि 2016 में तो चलिए डिजिटल लाइफ आप करने गए और इसने ये सब हो गया, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने वोटर को इन्फ्लुएंस कर दिया। अब इसका खुलासा कौन कर रहा है, तो खुलासा कर रहा है, अब ऐसा नहीं है कि बहुत तेज बन जाएंगे ये, इनका खुलासा कैसे होगा, तो इनका खुलासा करेंगे क्रिस्टोफर विली। क्रिस्टोफर विली भी जो है वो एक्स एम्प्लॉय है कैम्ब्रिज एनालिटिका के, और उन्होंने ये खुलासा किया कि 2016 वाला जो इलेक्शन है उसमें काफी जो है वो डेटा चोरी किया गया है, डेटा जो है बिना यूजर के कंसेंट के कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेचा गया है। ठीक है, तो ये था पूरा मामला। इसमें देखिए सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए हुआ क्या है, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। देखिए फेसबुक यूजर लॉगिन है, ये फेसबुक यूजर है, इसके इसी प्लेटफॉर्म पर एक क्विज आने लगा। ठीक है, तो भाई लोग उस क्विज को देने लगे। उस क्विज में था कि आपको क्या बताना है, उस क्विज के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी किस प्रकार की है। जब वो क्विज देने लोग जाते थे तो वो उस पर डिमांड करता था, आपने बहुत बार देखा होगा कि दूसरे एप्लीकेशन में भी लॉग इन विथ फेसबुक, और वो आपके फेसबुक डेटा, यूजर आईडी, पासवर्ड का जो है वो डिमांड करता है। तो इसमें भी वो आपके डेटा और आपके दोस्तों का भी डेटा जो है
उसकी डिमांड कर रहा है और आप उसको जल्दी जल्दी में एक्सेस दे रहे हैं, और फिर उसके पास ढेर सारा डेटा आ रहा है, लगभग 87 मिलियन यूजर का डेटा आ गया इस डेटा साइंटिस्ट के पास, और इसने कैम्ब्रिज एनालिटिका को यह डेटा बेच दिया। बहुत बार तो यह भी कहा जाता है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ही इनको अपॉइंट किया था, ये जो अलेक्जेंडर कोगान है इनको अपॉइंट किया था कि भाई तुम इस तरीके का एक एप्लीकेशन बनाओ, और इसके लिए काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दिया, और इस व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन बनाया और उसके माध्यम से फेसबुक से जो है डेटा इसने उठाया और कैम्ब्रिज एनालिटिका को दे दिया, और जिसका प्रयोग वह आपको पता है पॉलिटिकल वे में किया, उसने यूएस इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए किया। तो ये एक पूरा मामला है, पूरा एक फ्लो है। अगर हम टाइमलाइन देखें तो टाइमलाइन भी हम देख सकते हैं, यहां पर आप देख भी लीजिए कि लिखा हुआ है दिस इज योर डिजिटल लाइफ वाला जो ऐप है, उसने यूजर के मैसेजेस को भी क्या किया है, कलेक्ट किया है। अब देखिए सबसे पहले यहां पर टाइमलाइन देखिए तो 2014 की बात करें तो फेसबुक क्विज जो है उसने यूजर को इनवाइट किया और यूजर चले गए। भाई फेसबुक पर सबको भरोसा है कि भाई आपकी पर्सनालिटी किस प्रकार की है, तो लोग वहां गए और इसके कारण से एप्लीकेशन ने, ये जो दिस इज जो डिजिटल लाइफ एप्लीकेशन है जिसमें ये क्विज था, उसने काफी सारा जो डेटा है वो ले लिया, लगभग 87 मिलियन यूजर का डेटा ले लिया। और आप कहेंगे अगर तो इसमें आपका ही डेटा नहीं था, आपके फ्रेंड लिस्ट का भी एक्सेस वो पा गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ जो मैं आपको बताया कि लगभग इसमें 3,05,000 लोग ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल्ड किया और 87 मिलियन पीपल का जो डेटा है वो इस एप्लीकेशन में चला गया, फेसबुक यूजर का डेटा। और इसी में क्लेम किया गया कि जो कुछ इसमें से जो डेटा है वो कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच दिया गया ताकि वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। हालांकि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस बात को डिनाई किया और उसने कहा कि उसने किसी भी तरीके का लॉ नहीं तोड़ा है और उसने यूएस इलेक्शन में इस डेटा का प्रयोग नहीं किया है। और फिर फेसबुक ने बाद में अपने यूजर्स को इसके बारे में बताया। तो ये एक पूरा टाइमलाइन है जो आप देख सकते हैं। अभी जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, जिसने 725 मिलियन डॉलर देने की बात कही है, तो उसने क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का बात समझिएगा। उसने कहा है वी परस्यू द सेटलमेंट एज इट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर कम्युनिटी एंड शेयर होल्डर। तो उसने कहा फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने कि हमने ये सेटलमेंट इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे समुदाय जो फेसबुक कम्युनिटी है उसके लिए और हमारे जो शेयर धारक है उनके हित के लिए काफी अच्छा होगा और फेसबुक पर विश्वास बना रहेगा। हालांकि फेसबुक के सामने जब यह मामला आया है उसके बाद से ही फेसबुक ने इस तरीके के जो एप्लीकेशन है इस पर बैन लगाया है जो यूजर का डेटा कलेक्ट करते हैं फेसबुक के माध्यम से। इसके बारे में हम आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये ईमेल है जो फेसबुक की मेटा कंपनी ने की है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए जुलाई 31, 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक कमिटी का गठन किया जिसके अध्यक्ष कौन थे, बीएन श्रीकृष्णा। आपने नाम सुना होगा बीएन श्रीकृष्णा का। तो MITY जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने जो एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज है बीएन श्रीकृष्णा, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की और उसका काम क्या था, डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित मामलों पर विचार करना, उसके हर आयाम को देखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो 2017 की बात है। फिर आ जाइए 2018 में, इसमें क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका से और फेसबुक से यह पूछा कि क्या इंडियन जो यूजर्स हैं उनका डेटा भी चुराया गया है। ये कैम्ब्रिज एनालिटिका से और फेसबुक से अलग अलग पूछा है। किसने, भारत सरकार ने। अप्रैल 3 इसके बाद, मार्च के बाद अप्रैल 3 को कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कहा कि उसने किसी भी भारतीय नागरिक का डेटा नहीं चुराया है। ठीक है, तो देखिए एक पूरा प्रोसेस चल रहा है। फिर अप्रैल 5 में आते हैं, फेसबुक ने कहा, क्योंकि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने तो डिनाई कर दिया कि मैंने कोई इंडियन यूजर का डेटा नहीं चुराया। अप्रैल 5 में फेसबुक ने कहा कि डेटा ऑफ एस्टिमेटेड 5 लाख के राउंड, मतलब 5,62,455 लोगों का
डेटा जो है वो कैम्ब्रिज एनालिटिका के द्वारा एक्सेस किया गया है। ये कौन कह रहा है? फेसबुक। कैम्ब्रिज एनालिटिका तो डिनाई कर दिया पहले, लेकिन फेसबुक कह रहा है कि लगभग 5,62,000 लोगों का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक्सेस किया है, जो कि इंडियंस थे। जुलाई 27, 2018 को जस्टिस बीएन श्री कृष्णा, जिनकी जो समिति है कब गठित हुई थी? 2017 में। एक साल के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की डेटा प्रोटेक्शन पर, और उसके बाद अगर हम बात करें तो अगस्त 3, 2018 में सीबीआई ने क्या किया? एक प्राइमरी इंक्वायरी, मतलब प्रारंभिक इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट कर दी। फिर आ जाइए 2019 में, मार्च 13, 2019 में सीबीआई ने रिस्पॉन्स सीबीआई को मिला फ्रॉम फेसबुक एंड कैम्ब्रिज एनालिटिका इन द डेटा थेफ्ट केस। तो डेटा चोरी मामले में सीबीआई को कुछ इंफॉर्मेशन मिली। सीबीआई को कुछ इंफॉर्मेशन कहां से मिली? वो मिली फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका से, ठीक है। और उसके बाद स्टेटस जो है उसमें कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो जो स्टेटस है, जो लेटेस्ट स्टेटस उस समय लिखा हुआ था कि नो कंक्रीट एविडेंस जो है इसमें फाउंड हुआ कि कांग्रेस ने भी इसका प्रयोग, कांग्रेस यूज्ड कैम्ब्रिज एनालिटिका एंड फेसबुक इन्फ्लुएंस इंडियन वोटर्स, कि कांग्रेस ने कैम्ब्रिज एनालिटिका का डेटा का प्रयोग किया है और फेसबुक ने वोटर को इन्फ्लुएंस किया। इसका कोई कंक्रीट एविडेंस सामने नहीं आया, ठीक है। तो हालांकि सीबीआई ने प्राइमरी इंक्वायरी जो है वो लॉन्च कर दी थी, लेकिन सीबीआई को जो रिस्पांस मिला, सीबीआई को जो इंक्वायरी के बाद पता चला कि इसमें कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि इंडियन वोटर्स भी इससे इंपैक्ट हुए हैं। अब देखिए, भारत में जो डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित मामला है, इसको जानने से पहले हम ये समझते हैं कि लेटेस्ट जो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने क्या कहा है। तो प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम मैलिशियस अकाउंट कॉम्प्रोमाइज एप्स। अब देखिए, अक्टूबर 7, 2022 की खबर है, ठीक है। इसमें कहा गया कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो ये कहते हैं कि फेसबुक, आप अगर आपने जैसे एप्लीकेशन खोला होगा तो बहुत बार देखिए इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली होंगी कि फेसबुक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? लॉग इन कर सकते हैं, लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद फेसबुक। और म्यूजिक सुनने में आप इतना पागल रहते हैं, गेम खेलने में इतना पागल रहते हैं, और साथ ही साथ आप क्या करते हैं? आप अगर मान लो कोई ब्यूटी वाला कैमरा वैमरा वाला चीज है जिसमें आप बहुत सुंदर दिखेंगे, अपने चेहरे को आप बेहतर बना पाएंगे, तो उस समय तो मजा ही कुछ और है। उस समय तो आप सोचते ही नहीं है कि आप अपना जो डेटा है, देखिए यहां पर लॉग इन टू ओपन, लॉग इन टू ओपन, आप अपना जो फेसबुक का डेटा है वो इस एप्लीकेशन को दे रहे हैं। इस एप्लीकेशन के पास आपका फेसबुक एक्सेस भी चला जा रहा है, और जब ये आपसे लॉग इन टू फेसबुक कहता है, फिर आप जब यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो वो फेसबुक वाला भी डाल देते हैं। आपके पास इतना फुर्सत नहीं होता कि आप साइन अप कर सके, आप फेसबुक वाला डेटा उसको दे देते हैं, और इस तरह के जो मैलिशियस एप्स हैं ये फेसबुक का डेटा जो है आपका चुराते हैं, और फिर ये इस डेटा को बेचते हैं। बहुत लोगों के मन में सवाल होता होगा ना कि यार इतना एप्स जो बनता है वो एक्चुअली करता क्या है। तो उसका सबसे बढ़िया धंधा है कि वो जो एप्लीकेशन वाले हैं वो क्या करते हैं? आपके डेटा को बेच देते हैं, जिससे भविष्य में आपको इन्फ्लुएंस कर सके। तो इस तरह की 400 मैलिशियस ऐप की बात फेसबुक ने कही है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने, और कहा है कि भैया गूगल हो, आईफोन हो, मतलब जो एप्पल हो, इन सभी को इन तरीके के एप्स को बैन करना चाहिए। तो मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा कि जब भी किसी एप्लीकेशन को आप इस तरह से डाउनलोड कर रहे हैं तो भाई आप जो उनको परमिशन दे रहे हैं उस पर एक बार विचार करिए जब भी आप लॉग इन विद फेसबुक कर रहे हैं, क्योंकि आपको साइन अप करने में तो समय लगता है। लॉग इन विद फेसबुक किया तुरंत हो गया, तो उस समय आप जरूर ध्यान दीजिए कि वो आपके किन किन तरह का डेटा ले रहा है। और मैं ये कहूंगा कि आप साइन अप करके ही क्या करिए, उन जो है उस एप्लीकेशन को एक्सेस करिए, और मैलिशियस एप्लीकेशन को तो आप एक्सेस ही मत करिए, क्योंकि वो आपका डेटा ले लेगा। बहुत लोगों के मन में होगा अरे मेरा क्या डेटा लेगा, बहुत कुछ ले लेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके दिमाग को क्या कर दिया, जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश। आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देगा आपका डेटा लेकर कि आपको समझ में ही नहीं आया होगा। आप बहुत बार देखते होंगे कि फेसबुक पर आप मान लो दो लोग हैं, सोना बाबू है, चैट कर रहा है कि यार नाइकी का जैकेट बहुत अच्छा है, प्यूमा का शूज बहुत अच्छा है। अब देखिएगा एक दिन के बाद ही ये चैट कर रहे हैं आप उनके साथ, और एक दिन के बाद ही क्या होता है कि वो जो नाइकी का जैकेट और प्यूमा का शूज वो आपको जो फेसबुक ऐड वाला जो बॉक्स होता है उसमें दिखने लगेगा।
सोचिए आपने बात किया और वो आपको दिखाने लगे, तो क्या कर रहे हैं, धीरे 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 कभी ना कभी आप क्या करेंगे, आप जाकर उस शूज को खरीद लेंगे। इवन आपकी कैपेसिटी नहीं भी होगी तो उधार लेकर ही खरीद लेंगे, क्योंकि इतने तरीके से आपका इस तरीके से माइंड वॉश किया गया है जो आप समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के मैलिशियस ऐप पर फेसबुक ने गूगल और जो आईफोन है उस पर जो है वो प्रतिबंध लगाने की बात कही है। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा मैलिशियस ऐप्स में फोटो एडिटर वाला जो जो फोटो को सुंदर बनाने वाला जो ऐप है उस पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, 42.6%। तो फोटो एडिटिंग ऐप पर लोग अपना डेटा दे रहे हैं। बिजनेस यूटिलिटी में 15.4, फोन यूटिलिटी में 14.1, गेम में भी लगभग 11.7%। वीपीएन, वीपीएन तो जान ही रहे हैं भाई, वीपीएन में क्या है, आपने अपना डेटा को क्या करना है, आप किस चीज को एक्सेस कर रहे हैं उसको क्या करना है, प्राइवेट रखना है। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उन सभी चीजों को आप प्राइवेट रखने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार जो ये मैलिशियस ऐप है वो आपसे फेसबुक का डेटा, आपका जो अपना डेटा है वो उसको ले लेता है। भारत में अगर हम बात करें, भारत की गोपनीयता व्यवस्था जो डेटा प्रोटेक्शन की बात है, तो भारत की अगर हम बात करें तो देखिए 2017 में न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसहमति से कहा इस मामले में कि भाई जो ये संवैधानिक रूप से संरक्षित है, भारतीयों के पास जो निजता का अधिकार है, राइट टू जो प्राइवेसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे भी बिल्कुल सही है। और ये जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, इसके अंतर्गत आता है। जो आपकी प्राइवेसी का अधिकार है, जो आपकी निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, वह आर्टिकल 21 के तहत आता है। और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में यह निहित है कि भाई आपके पास आपकी प्राइवेसी की राइट्स होनी चाहिए, आपके पास निजता का अधिकार होना चाहिए। यही बात न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो देखिएगा, तो आपके पास जो निजता का अधिकार है, संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का एक आंतरिक हिस्सा है। मैं वही कहा आपको कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत ही राइट टू प्राइवेसी आता है, यानी राइट टू प्राइवेसी भी एक मौलिक अधिकार है। यह 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब उसके बाद देखिए, अगस्त 2017 में, जो मैंने आपको पिछले में भी बताया, न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में डेटा संरक्षण के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई। किसकी अध्यक्षता में, याद रखिएगा, बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में, जिसने जुलाई 2018 में डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई जो डेटा प्रोटेक्शन जो कानून बनेगा उसमें आप जो बदलता हुआ जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए आपने ढेर तरह की बातें कह दी, लेकिन प्रौद्योगिकी से रिलेटेड अगर कोई बात नहीं कही तो वहां पर भी आपका डेटा ब्रीच हो जाएगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशंस क्या कर रहे हैं, आपका डेटा ले लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। तो बदलते प्रौद्योगिकी के साथ जो हमारा जो टेक्नोलॉजी में हम एडवांस होने जा रहे हैं, उसके साथ हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी जो है वो भी क्या होना चाहिए, उसी के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की बातें बीएन श्रीकृष्णा जी ने कही अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें। तो देखिए, अंततः मैं बस आपसे यही कहूंगा कि अगर आपसे कभी इस तरह का सवाल पूछे डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, तो आप हमेशा कंक्लूजन में यही लिखिएगा कि ठीक बात है कि हम टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़ रहे हैं और हम इन बढ़ती प्रौद्योगिकी के साथ क्या करना चाहिए, डेटा संरक्षण का भी ध्यान रखना चाहिए, लोगों की निजता का भी ध्यान रखना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी भले आपकी जो है एडवांस होती चली जा रही है, लेकिन व्यक्ति की निजता का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है और उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो एक संतुलन बनना चाहिए ये जो टेक्नोलॉजी है और डेटा प्रोटेक्शन है इनके बीच। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लिख सकते हैं कि भाई हमारा एक तरफ हमारा मौलिक अधिकार है और एक तरफ जो है वो बदलती प्रौद्योगिकी है। तो इन दोनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए और जिस संतुलन के माध्यम से ही हम लोगों की निजता के अधिकार को सुरक्षित रख पाएंगे, उनके डेटा को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की पूरी बात आप लिख सकते हैं
और आप होपफुली आपको यह पूरा मामला समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।